हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू टेन जिसका नाम है क्लास 10 क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं क्लास हिंदी का आपसे स्टूडेंट को मैं दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है कि टोटल आपके एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में जैसे कि 2 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि आपके कहानी से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके ही 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कविता वाले क्वेश्चन से आते हैं, और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके होते हैं मतलब दोनों को मिलाकर के आपके होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके टोटल मिला के मतलब एक क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, वे आपके 11 होते हैं। 11 में से करने जितने होते हैं 3 घटा दो, 11 में से 3 घटा दो, आपको टोटल इसमें से 8 क्वेश्चन के लमसम में करने होते हैं। तो ये हटाओ, बस हम बात करते हैं मेन में जो हमारा बात आएगा 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर करने में। कल ही आपके स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, 28 फरवरी को आपको क्या होना है, एग्जाम होने वाला है। सॉरी, दो 2 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 2 मार्च के लिए आप स्टूडेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को जो आपके दोनों वाले क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको लगभग जो आपका 55, ठीक है, 55 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने सामने आपके एग्जाम के अंदर है, आपके कल के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आज को कराने जा रहा हूँ, सारे सारे क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, और जिसके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो लेट्स डू इट, फटाफट से हम देखते हैं कि अपने जितने भी क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। और आपको इस क्लास के अंदर में देखो, मैं क्लास के अंदर में और इसका जो पीडीएफ आपका होगा, पीडीएफ आप मुझसे लेना, क्वेश्चन पेपर का और आंसर की का मुझसे पीडीएफ लेना, और उसको आप क्या करना, आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक बार भी पढ़ा दूंगा। फिर इसके बाद में क्या करना है, आप सुबह में उठ करके 1 घंटा कम से कम उसको, कम से कम 55 क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड ही विश्वास करो मुझसे, मुझ पर विश्वास करो, आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही बातें, जैसे कि इससे रिलेटेड हो गया, या यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में कल के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज 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 विश्वास जरूर करना। चलो करते हैं, चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये रहा, और आपको जो मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के सारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। वह मेरे पास कितने सेट पेपर थे, मेरे पास टोटल 5 सेट पेपर्स थे। ठीक है, टोटल मेरे पास 5 सेट पेपर्स थे। तो पांचों सेट पेपर्स के मैंने क्या कर रहे हैं, पांचों सेट पेपर वो भी अलग अलग, ये नहीं कि सेम सेम, अलग अलग। ठीक है, तो पांचों के सेट पेपर्स के जितने भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको मैं उठा करके लिख दिया जाएगा, और सभी के आंसर आपके सामने में लेकर के आया हूँ। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जिनके जैसे कि पिछले साल का हो गया पीवाई क्वेश्चन हो गया, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड भी होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी होता है, और इनके आने की संभावना एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा भी होता है। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट करते हैं। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। ठीक है, तो वह इसको 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, वे आपके जैसे कि ये आपके हो गए, जो आपके कविता से आते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये आपके हो गए पूरे पार्ट आपका, जैसे कि क्वेश्चन आंसर ये हो गया, मतलब कि आपका दोनों बुक से रिलेटेड में भी हो सकते हैं, दोनों बुक के एक ही बुक का भी हो सकता है, ये सब। तो ये आपके 4 नंबर वाले होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो लेट्स डू इट करते हैं फटाफट से। और आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज प्लीज जहां से लाइक कर देना, एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करना। एंड वीडियो पे, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, तो इस वाली वीडियो पे कमेंट जरूर करना, आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज कमेंट जरूर करना। कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट जरूर करना। चलो करते हैं, 8वां हमारा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक का नवाब साहब के प्रति आरंभ से अंत तक व्यवहार अकड़ा से, ठीक है, अकड़ से भरा क्यों रहा। ठीक है, अकड़ से भरा क्यों रहा। चलो करते हैं। तो आपको देखो, मैंने यहाँ पे सेट में, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये जो पहला सेट पेपर है ना, ये जो आपका आएगा पहले वाला, ये आपका सेट पेपर 4 है। क्या है आपका, सेट पेपर 4 है, ये ध्यान रखना। सेट पेपर 4 है, और उसके आंसर की आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेट पेपर 4 है आपका। ठीक है, ये सेट पेपर कितना आएगा, ये आपका सेट पेपर 4 है। अगले वाला जो सेट पेपर है ना, ये जो अगला सेट पेपर है, ये सेट पेपर 1 है। ये ध्यान कर लिखना, इसके अनुसार ही आपको आंसर जो है ना, आंसर जो आपके आएंगे उसके अनुसार ही, मैंने सेट पेपर के अनुसार ही मैंने आंसर लिख रखे। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले हैगा, करते हैं। पहला हमारा लखनवी अंदाज के पार्ट के, तो हमें क्वेश्चन पहले आंसर करते हैं। लेखक का व्यवहार अकड़ से भरा इसलिए रहा क्योंकि नवाब साहब ने स्वयं, ठीक है, स्वयं से पहले लेखक के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, मतलब कि व्यवहार, बहुत गंदा व्यवहार किया, और जिससे लेखक को लगा कि नवाब साहब उन्हें साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा भाई, शुरू से लेके अंत तक अकड़ा हुआ व्यवहार रखा लेखक ने भी। ठीक है, क्योंकि वो अकड़ा हुआ रख रखा था, सामने से जैसे जो भी बंदा रखेगा व्यवहार, वैसे ही दूसरा भी रखेगा ना, सीधी सी बात है। अगर तुम किसी से अच्छे से बात करो, तुम्हारे से भी सामने वाला बंदा अच्छे से ही बात करेगा, ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा, अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को अपने इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से
विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। मतलब कहने मतलब है कि जैसे कि शहरों के अंदर में क्या होता है, ठीक है, शहरों के अंदर में जितने भी लोग होते हैं ना, अब सब अपने से मतलब रखते हैं, ठीक है, फ्लैट के रहने वाले तो और अलग हो गए, ठीक है, सबके सब अपने अपने से मतलब रखता है, कोई भी अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं करता, सब अपने अपने फ्लैट के अंदर में रहते हैं बस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वह सारे सारे क्या है, एकदम छुपा अपने अपने घर में ही रहते हैं, असहाय हो गए, मतलब कि उनके अगर उनको घर के अंदर में कुछ मान चलो आपातकालीन सिचुएशन भी आ गया, आपका इमरजेंसी सिचुएशन भी आ गया, तो सामने वाला बगल वाले पड़ोसी रहता है, वो भी उसको मदद नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा व्यवहार हो जाता है। बाकी गांव के अंदर बात की जाए तो जो संबंध होता है, सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। हल्का सा भी कुछ हो जाए तो तुरंत आ जाते हैं कि हम मदद करने के लिए, तो ये चीज बोला जा रहा है। तो एक कहानी यह भी इसी से उद्गित, इस कथन में लेखिका ने किस पड़ोस कल्चर का उल्लेख किया है, पड़ोस कल्चर जो इसके बारे में जो विशेषता है वो हमारे को बताना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, आशय सुरक्षित बना दिया है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही होगा, आंसर ये रहा। देखो, लेखिका ने उस परंपरागत पड़ोस कल्चर का उल्लेख किया है जहां लोग एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, ठीक है। जो पड़ोस कल्चर का जो उन्होंने उल्लेख किया गया, एक दूसरे के साथ में आत्मीयता, ठीक है, आत्मीयता मतलब कि आपस में आत्मा से जुड़े, मतलब कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप से जुड़े रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं और एक दूसरे के जीवन में सहज रूप से शामिल होते हैं, जो आधुनिक जीवन शैली से में कम हो गया है। आधुनिक शैली मतलब जो भी हमारे शहरों में रहते हैं उसके अंदर में ऐसा व्यवहार नहीं रहता। इसे ये पड़ोस कल्चर, इसके बारे में हमारे को बताना था, ठीक है। पड़ोस कल्चर इसका उल्टा बताना था, मतलब जैसे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हवलदार होना चाहिए। हवलदार साहब का हर बार कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति के पास रुकना क्या दर्शाता है? नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर संदर्भ में हमारे को बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। ये रहा हमारा हवलदार साहब थे, कि यहाँ पे गलत लिया, हलदार साहब थे, हवलदार साहब थे वैसे। चलो ये छोड़ो, हटाओ, हलदार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हलदार साहब का हर बार मूर्ति के पास रुकना यह दर्शाता है कि उनके मन में देशभक्तों के प्रति गहरा सम्मान था, और वह यह देखकर खुश होते थे कि कस्बे के लोग, विशेषकर बच्चों, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद सरकंडे का चश्मा में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। ये हमारा इसलिए, ठीक है, ये था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के शोक मनाने का तरीका सामान्य लोगों के तरीके से स्वार्थ अलग कैसे था? से तरीके से सर्वथा अलग कैसे था, स्पष्ट कीजिए। चलो करते हैं। बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय इसे परमात्मा से आत्मा के मिलन का उत्सव मनाकर कबीर के भजन गाए और अपनी पुत्र भादु को भी शोक न करने के लिए कहा, जो सामान्य लोगों के रोने धोने और मातम मनाने के तरीके से पूरी तरह अलग था, ठीक है। बहुत उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, अलग तरह के से बिल्कुल ही। क्योंकि देखो, अब जो हो गया, छोड़ो उसको, ठीक है। अब जो करना चाहिए, मतलब कि ये इस तरह से सोचने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो देखो, इतना ये जो रियल होता है, मतलब कि बोलते हैं ना 0.1% ऐसे व्यक्ति होते हैं, 0.1% ऐसे व्यक्ति होते हैं, बाकी 90.9% ना, जो आपके जो है रोने धोने वाले ये व्यक्ति होते हैं, ठीक है। बट रोना धोना किसी को भी आ ही जाता है यार, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। इसी का हमारे को 10वां क्वेश्चन जो होता है सेट पेपर 4 का जो 10वां क्वेश्चन है वह है हमारा, ठीक है। तो संगतकार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगतकार कविता से उद्धृत पंक्ति, वह आवाज सुंदर कांपती हुई थी में कवि ने संगतकार की आवाज सुंदर किंतु कांपती हुई क्यों कहा? ठीक है, चलो करते हैं। ये रहा, कवि ने संगतकार की आवाज सुंदर किंतु कांपती हुई इसलिए कहा क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति सम्मान और अपनी कला के प्रति विनम्रता प्रकट करना चाहता था। वह अपनी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं जाने देना चाहता था, जिससे यह लगे कि मुख्य गायक की आवाज अभी भी प्रमुख है। ये चीजें सम्मान की भावना देना चाहता था, इसलिए उन्होंने कांपती हुई लगा रखा, ऊंचा स्वर नहीं रखा, ठीक है। आगे करते हैं। अटल नहीं रही कविता का कोई अन्य शीर्षक दीजिए और तथा उसका कारण भी हमारे को स्पष्ट रहना है, ठीक है। चलो करते हैं। अटल नहीं रही कविता का एक अन्य शीर्षक वसंत का सौंदर्य हो सकता है का शीर्षक। इसका कारण यह है कि पूरी कविता में कवि ने बसंत ऋतु के अनुपम और असीमित सौंदर्य का
वर्णन किया है, मतलब उसके हर एक गुण की बात, बसंत ऋतु के हर एक गुण का उन्होंने बात किया है, बताया है, जो इतना अधिक है कि प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो हमारे उसके सौंदर्य इतना ज्यादा है कि भाई प्रकृति के अंदर में अपने मतलब जा ही नहीं, मतलब बहुत सारा बखान ही बखान उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहा। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट है हमारा, कवि ने फसल को पानी का जादू क्यों कहा कहा है। ठीक है, कवि ने फसल को पानी का जादू, ठीक है, पानी का जादू क्यों कहा है, बताओ। पानी का जादू, क्योंकि भाई फसल जो होती है ना पानी से उगता है। ठीक है, फसल बिना पानी के उग सकता है क्या, नहीं ना, बस वही। कवि ने फसल को पानी का जादू इसलिए कहा क्योंकि पानी ही वह मुख्य तत्व है जो मिट्टी के गुण धर्मों के साथ मिलकर बीजों को अंकुरित करता है, मतलब बीजों को क्या करता है, बढ़ाता है और उन्हें एक हलहलाती फल में बदल देता है, बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले फल में फसल के अंदर बदल देता है। ठीक है, और पानी के बिना फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, पानी बिना हमारा फसल संभव ही नहीं है, इसलिए कहा। आगे करते हैं, हमारा फोर्थ है हमारा, आत्मकथा कविता में कवि ने ना तो अपने जीवन के दुख और विफलताओं से दूसरों को परिचित कराना चाहता है और ना ही अपनी सुखद स्मृति को किसी के साथ साझा करना चाहता है। कवि की इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है, हमारे को बताना है, चलो करते हैं। कवि इस सोच के पीछे मुख्य कारण है कि वह अपने दुखों को सार्वजनिक करके लोगों के सामने खुद को उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहता है भाई। उपहास मतलब कि एक तरह से वो निहत्था, कमजोर, ये सब नहीं करना चाहता है भाई। ठीक है, और साथ ही अपनी सुखद स्मृतियों को वह अत्यंत निजी मानता है, अपने अंदर में रखता है, प्राइवेसी रखता है और उन्हें दूसरे के साथ साझा करना उचित नहीं समझता है, क्योंकि लोग शायद उन ठीक है उन सुखों का महत्व ना समझे, तो उनकी अपने विचारधारा है, इसलिए वह नहीं दिखाना चाहते। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अब 11वां क्वेश्चन जो आता है हमारा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन हमारे आएंगे। हीरोसो में जैसे भयानक भयावह घटना परिस्थिति को रोकने के लिए युवा पीढ़ी क्या कर सकती है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर हमारे को करना है। ठीक है, हिरोशिमा के अंदर में पता है अमेरिका ने फेंक दिया था जापान पर, ठीक है, परमाणु बम। तो ये है, बाकी देखो युवा यहाँ से हमारे को लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने ऐसे पहले शुरुआत में कई सारे लिखे आए, तो इसको मत लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो यहां से करते हैं। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के संदर्भ में लेखक आगे अजय, ठीक है, सॉरी, अजय ने विज्ञान के दुरुपयोग के भयावह परिणामों को उजागर किया, मतलब कि जो हमारे जो विज्ञान के जो भी दुरुपयोग होते हैं, जैसे परमाणु बम हो गया, उसके क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे दुर्घटना को उन्होंने उजागर किया, बताया कि जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जनमाल की हानि हुई है। और जैसे कि हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी से देखा गया था, युवा पीढ़ी इस भविष्य का से सीख ले सकती है। भविष्य का मतलब कि बहुत बहुत गंदा परिस्थिति, बहुत दर्दनाक परिस्थिति, ठीक है, से सीख ले सकती है, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगा सकती है, रचनात्मक अच्छे कार्य के अंदर में, जो भी नया सीखने में, अच्छी अच्छी चीजें बनाने में, ये सब। और उन्हें मानव कल्याण के लिए विज्ञान का उपयोग करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब कि मानव के कल्याण के लिए हमारे को विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, ना कि भाई मारने मिटने के लिए, ये सब। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामूहिक चेतना और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर, ठीक है, सामूहिक चेतना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी ऐसी विनाशकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध एक मजबूत नैतिक दीवार खड़ी कर सकती है। मतलब कि हमारे को भाईचारे की भावना बढ़ा के रखना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे मैं एक चीज नया बोलना चाहता हूँ, देखो हर एक देश है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या भारत हो, ठीक है, सबके पास में ना अपने बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स है, बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स है। अगर अब हम लिटरली सोचे कि भाई इन तीनों के पास में अच्छे अच्छे पेपर्स क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दुश्मनी बात है, कहीं कहीं तो मानवता नहीं है ना भाई, कहीं ना कहीं तो मानवता नहीं है, देशों के अंदर में मानवता की कमी है भाई। देखो हम देखो हर एक बंदा जो होता है ना, सबके अंदर मानवता रहता है, बट कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ अलग होते हैं ना, जिसके मानवता नहीं रहता, उसी के लिए वेपन्स बनाने पड़ते हैं भाई। क्योंकि देखो हिटलर हो गया, हिटलर ने कितना बड़ा देखो हिटलर ने कितना जर्मनी को पूरा तहस नहस कर दिया था। तो इन सब लोगों को बचाने के लिए भाई वेपन्स रखना पड़ता है, जरूरी भी होता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई वेपन्स ना हो, इनके लिए रखना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे ये सब सोचो, ये सब करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा, यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में, क्योंकि वहां पर पर्वत के अंदर में, पहाड़ों के लोग में क्यों जाते हैं, पर्यटन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो उद्योग है वह क्या आएगा, वह पर्यटन ही है। ठीक है, तथापि यह पर्यटन इन क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण हेतु भी उत्तरदायी है, और पर्यटन के कारण इन क्षेत्रों के अंदर में प्रदूषण भी फैल जाएगा।
साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर लिखिए कि इसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। संतुलित, सॉरी, कैसे संतुलित किया जा सकता है मतलब प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, ये बताना है हमारे को। चलो करते हैं। ये रहा, हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहां तक लिखे, ठीक है, सुन लो, ठीक है। चलो याद है, सामने सामने हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने हिमालय की सुंदरता व के पर्यावरण के प्रति स्थानीय लोगों की संवेदनशीलता का वर्णन किया है। इसे संतुलित करने के लिए पर्यटकों को प्राकृतिक की लय, ठीक है, प्रकृति की लय, ताल और गति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जिसके लिए उपाय हैं, ठीक है। मतलब कि उनको जो भी प्रकृति जैसे अपने जैसे कि जो भी नेचुरली प्रकृति जो भी नेचुरली करते आएगा वो ठीक है। अगर हम मानव द्वारा कुछ भी ऐसी क्रियाएं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है उसको ना करना, ठीक है। प्रकृति अपने आप से उगता है भाई, इसको अपने अपने उगने दो भाई। हमारे को अपने मानव द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि प्रकृति के अंदर कुछ हेर फेर हो, ठीक है। तो इसके उपाय हैं हमारे को दे रखा है, जैसे पहला उपाय दे रखा है हमारे को पर्यावरण को, ठीक है, पर्यटकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें कूड़ा कचरा निर्धारित स्थानों पर ही फेंकने के लिए प्रेरित किया जाए। सेकंड हमारा है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करने करने या प्रतिबंधित करने के लिए स्थानीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, वहां पर सख्ती का नियम पालन। तीसरा हमारा है कि स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया जाए। चौथा हमारा टिकाऊ पर्यटन, ठीक है, को बढ़ावा दिया जाए जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। टिकाऊ पर्यावरण, ठीक है, टिकाऊ पर्यटन मतलब कि ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देना जो गंदगी वंदगी नहीं फैलाती, या ठीक है, जो हर बार भी आते, जो लोग हर बार भी आते होंगे तो उनको मतलब सीधी टिकाऊ परिवर्तन का मतलब है कि बढ़ावा देना, जिससे कि स्थानीय मतलब कि अच्छे खासा मतलब कि टिकाऊ पर्यटन का मतलब यहाँ पर है कि भाई एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे कि हमारा क्या हो, प्रदूषण ना हो, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमारे कैसे उपाय थे ये हमारे को लिखना था, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। देखो हिंदी ना एक ऐसा लैंग्वेज है ना, पढ़ो समझो बस हो गया काम। हिंदी की लैंग्वेज ऐसे ऐसा आएगा, पढ़ो लिखो समझो हो गया काम, ठीक है। इतना आसान होता है हिंदी, हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हाथ पैर नहीं मारना होता है, बस कहानी जैसा होता है कि खाली पढ़ो, कहानी हुआ हटाओ, खाली पढ़ो कहानी याद किया बस, दैट्स इट। हमारे हिंदी में ना याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खाली पढ़ा समझा बस, बात खत्म, स्टोरी याद होनी चाहिए बस, स्टोरी याद होनी चाहिए बस। चलो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों से वर्तमान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में फंसे बच्चे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, सर्कत सम्मत उत्तर दीजिए, ठीक है। भोलानाथ हो गए उनको साथी जो हो गए, वह जो खेल खेला करता है पारंपरिक खेल किया करते थे, बाकी जो सोशल मीडिया वाले जो खेल हो गया भाई, ऑनलाइन गेम्स हो गया, ये सब बेकार की बात है। मतलब कि थोड़ा वो भी खेलो, ऐसी बात नहीं है कि, मगर आज पुराने जमाने में भी खेलो ना, फिजिकली भी तो खेलो, सबके सब मेंटली खेलने पे लगे पड़े, फिजिकली कोई नहीं खेल रहा उतना, ठीक है। तो ये करते हैं, ये रहा हमारा, यहाँ पर यहाँ से लिखना हम स्टार्ट करेंगे। माता जी का, ठीक है, माता का आखिर पाठ में भोलानाथ और उसके साथी द्वारा घर, ठीक है, घर से बड़ा प्राकृतिक के बीच साधारण चीजों जैसे कि मिट्टी पानी पेड़ों का उपयोग करके खेल खेलते थे, और यह खेल शारीरिक होते थे, रचनात्मकता को बढ़ावा देते थे और बच्चों के बीच सामाजिक मेल जोल भाईचारे की भावना बढ़ाते थे। वर्तमान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम में फंसे बच्चे इन्हीं के खेलों से निम्नलिखित प्रेरणाएं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा आएगा प्रेरणा, पहला ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बाहर खेलने से शारीरिक व्यायाम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जो ऑनलाइन गेम्स के कारण होने वाली निष्क्रियता से बचाता है। दूसरा हम लिख सकते हैं रचनात्मकता, साधारण चीजों से खेल इन्वेंट करने के काल्पनिकशीलता और रचनात्मक बढ़ती है, जबकि ऑनलाइन गेम्स में सब कुछ पुनरावृत्ति का पूर्व निर्धारित होता है। मतलब ऑनलाइन गेम के अंदर सब कुछ बना बनाया रहता है भाई, हमारा जो अगर हम साधारण चीजें खेलते हैं तो उसके अंदर में हमारा जो रहता है हमारे को अलग अलग चीज हम क्या इवेंट करते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, ये चीज। तीसरा हमारा सामाजिक कौशल, दोस्तों के साथ मिलकर खेलने से टीम वर्क संवाद और सामाजिक कौशल विकसित होता है, ये हमारे फायदे हैं, ठीक है। आगे हमारा चौथा हमारा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति के बीच खेलने से बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझते हैं और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप यहां से लेकर यहाँ तक खाली 3 ही पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट मत लिखना, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर देखो 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए, तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लिखना, ठीक है, और एक ये पॉइंट लिखना, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक। 4 नंबर का क्वेश्चन इतना ज्यादा लिखकर क्या फायदा है, ज्यादा ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए, हमने एक क्वेश्चन पेपर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, एक क्वेश्चन पेपर तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको जो हैगा, अब मैं देखो मैं बात सुनो, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज जो आप पढ़ो समझो बात खत्म, पढ़ो समझो बात खत्म, इसमें रटने वाली बात होती है, याद करने वाली बात होती ही नहीं है।
ठीक है, आसान होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने कल मतलब लगभग 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, 20 मिनट हो चुके होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। आप क्या करना, एक बार फटाफट से ना हर एक क्वेश्चन का आप उससे ना क्या करना, टेलीग्राम चैनल का ना लिंक ले लो, मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से फटाफट से जाकर के फटाफट क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना। आपको बहुत आसानी भी हो जाएगा इसमें से ना, आपको वीडियो को बार बार रोकना नहीं पड़ेगा, परेशानी दिक्कत परेशानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, आंसर की का पीडीएफ दोनों दे दूंगा। आप फटाफट से सुबह में, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 55 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को देख लेना। लास्ट के सुबह में उठना, 6-7 घंटे की नींद लेकर के सुबह में उठना, और दो कम से कम भाई 1 घंटे तो नहीं बात बनेगी, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा, लास्ट कम से कम 2 घंटा तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना। और इससे के लिए, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो और बनाया, जिसके अंदर आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स पे, आप कहते हैं वाच्य, वाक्य के वेद हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के वेद हो गया, ये सब आपके 16 मार्क्स के आते हैं। तो उसके लिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जिनके आने के समय आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है, वो मैंने करा दिया। वीडियो लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको भी देख लेना। तो 2 घंटे इधर हो जाएगा, 1 घंटा इधर दे, 3 घंटे सुबह में रिविजन कर लेना। तो आपके लगभग लगभग 16 और 20 36 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये जो सेट पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, ये सेट पेपर संख्या जी क्या है, मेरा सेट पेपर संख्या 1 है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख लो। ठीक है, सेट संख्या 2। ठीक है, और ये हमारा ये सेट, ये मेरा सेट क्या था, सेट पे 1 था, ये सेट 1 था। ये मेरा सेट क्या आएगा, ये मेरा सेट 2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेट 2 है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। इसको आगे के, ये नहीं कि आगे को वीडियो मत देखो, इसको भी देखना है, यहाँ से देख लेना, समझा रहा हूँ। क्योंकि वहां पर जो मैं मेन हेडिंग जो है ना, सेट नंबर 1 कौन सा है, सेट नंबर 2 कौन सा है, इसमें दिक्कत हो जाएगी आपको बच्चों को। ठीक है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ये सेट नंबर 2 हो गया ना, पर ये हैगा सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ये सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 है ये सेट नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये सेट नंबर 6 हो गया। सेट नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो ये सेट नंबर मेरा पूरा कंप्लीट करा दिया। अब मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा सेट पेपर 1 का आंसर किया है। इसमें तो मैंने सेट पेपर 1 सेट नंबर 2 मैंने ऊपर में हाइटिंग में डाल दिया है, तो मैं आंसर खाली आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, और उसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। इसी को प्रैक्टिस करने लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस कहानी पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ना, कहानी पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना, बस। ठीक है, ये सेट पेपर 2 का आंसर है। सेट पेपर 5 का आंसर है। सेट पेपर 6।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। वीडियो पे कमेंट जो करना, कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट जो करना। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। और ये सब क्वेश्चन के आने से वाला आपके कल के एग्जाम के ना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने करा दिया है। तो फटाफट से हर एक क्वेश्चन का सुबह में उठ करके प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने इस वाला बहुत ज्यादा, ठीक है। और ग्रामर का भी मैंने बता दिया, वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उसमें दे दूंगा, फटाफट से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।